नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी नेट परीक्षा से संबंधित हम यहाँ वीडियो देख रहे हैं और राजा निर्बंसिया की कहानी कमलेश्वर जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं हम राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी की कहानी की ओर। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक ओर दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से साथियाँ बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भांवर तक पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कहाँ कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम से सांस ली। पूजा पाठ में अब समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को 5 बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हटका पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों का मौका मिल गया तो मार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वो गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमाहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आंखें हो गए। माँ सुनाती थी, राजा आंखें को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा दब गए।
जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। एक रानी मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन की खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाकों वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी खिग्गी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ पर पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कुल्हे में समा कर रह गई। चंदा रोती, कलपती और मनौतियाँ मानती। जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुँचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी। कुल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब की ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पे बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहद आते या गिरा के हाथ पर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने बनने की खबर तक ना मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यास से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकली गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती को पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार ही मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों के अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो। दर्द भरी चीखों पर चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चचा रोगी हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते
उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ने की कार्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक उनकी दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही, और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी सी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दों को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें। बचन सिंह ने कहा कि चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयाँ तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ला दूँगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूँगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते की कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर उसने सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते में मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोड़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाली की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी के उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिला कर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोट की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था बचन सिंह की दया की ओर ली जाती। उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह मैं बड़ी बड़ी बातें कह जाता, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दरबारखाने की ओर चली गई, जहाँ बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था।
और यह भी वह क्यों बचन सिंह का एहसान कभी अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वो बेधड़क से दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वह कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और उसमें पानी की गहराई पाताल की परतों की तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे कि किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज़ में जबान को दबाते हुए जैसे वायु के स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बे आवाज़ थी, निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान को छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजर उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी। सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जलते जलते एक बार भभका था। उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक न सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों के में एक बात शोल सी गढ़ती रहती थी कि वह कोई संतान न थी, उनकी कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह के मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी से सीमा कहाँ जाएगा। दूसरे ही क्षण उसका दल अकथ भारीपन से भर गया।
पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सी बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी। मन में छुपे संदेह का राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात छूक आई थी। फिर उसकी पत्नी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था, पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फेंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला घटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्य प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोटे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। ते नहीं होगा, इस वक्त जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी ना कुछ नहीं होगा न ते न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य सा कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे, दिल की धड़कन भी। कोठरी का गोटा गोटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ जिनमें से बार बार झाँक कर देखता था और वह सिहाए उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया था। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूटने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बाहर बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा की नरम सांसों की हल्की ससराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट के पास से पाए सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आवा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों की ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें नहाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध का कंचाई, शरीर के रस की मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम से रोए रेशम से उस पर कभी लगाई गई सिंदूरी बिंदी का हल्का मीठा हुआ सा आभास, नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उस मालूम सी कांटों की बरौनियाँ और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी छूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आँखों के सामने ममता सी छा गई
केवल ममता। उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया। बच्ची डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया। तो ये राजा निर्बंसिया की कहा भाग 1 यहाँ तक ही वीडियो आज करते हैं। अगला वीडियो हम भाग 2 में राजा निर्बंसिया की कहानी, कमलेश्वर जी की कहानी के बारे में बताएंगे। यदि मेरा चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।